हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के पास आ गया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन को लेकर के। ठीक है, आज से कंटिन्यू अब आप लोगों को वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मिलने वाला है। अगर आप सीबीएसई 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर आप जैक बोर्ड के 12th के स्टूडेंट हैं, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। ये सीरीज जो मैं अभी ला रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो इंट्रोडक्शन क्या है, मैक्रो इकोनॉमी भाई होता क्या है। तो कहता है मैक्रो इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है विच स्टडी एज अ होल, राइट, जो पूरा टोटल की बात करता हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ टोटल इकोनॉमी, मतलब एज अ टोटल एज अ होल अगर बात कर रहा है तो वही आपका इकोनॉमिक्स है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट। जैसे हम बोलते हैं मेरा इनकम एक्सपेंडिचर क्या है, तो ये माइक्रो हो गया, है ना। लेकिन अगर हम बात करें पूरे नेशन का, इंडिया का इनकम एक्सपेंसेस क्या है, मींस नेशनल इनकम क्या है, नेशनल एक्सपेंडिचर क्या है, देन दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड के मैक्रोज से बना है, जिसका मतलब होता है लार्ज। क्या होता है, लार्ज। ठीक है, जिसमें हम लोग एक बड़े पैमाने पे पूरे होल एज अ टोटल अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेंगे तो वही हमारा कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। एंशिएंट टाइम में माइक्रो इकोनॉमिक्स था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, राइट। लेकिन आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन जब केन्स ने अपने थ्योरीज को एक्सप्लेन किया, जब लोगों के पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को लेके आया, ठीक है, तो उसके बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स का रोल बढ़ गया है। ठीक है, और यही कारण है कि हम लोग प्रोफेसर केन्स को लॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या हैं। आप आई थिंक मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आप सभी का क्लियर होगा, राइट। सिंपल सा बात याद रखिए, टोटल के रूप में, एग्रीगेट्स के रूप में, एज अ होल अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लाइक नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस लेवल आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जहाँ पे लार्ज पैमाने पे बात हो, बड़े पैमाने पे बात हो, वही आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। चलिए, तो आप समझते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला टर्म आता है गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स ऐसे कोई मटेरियल जो हम लोगों का नीड को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, बट ये गुड्स को क्लासिफाई किया गया है कुछ पार्ट में। क्या, एक होता है फाइनल गुड्स, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो समझते हैं फाइनल गुड्स क्या है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, है ना। मीनिंग क्लियर रहेगा, आप अपने से डिफरेंस निकाल पाओगे। ठीक है, देखिए, जब भी हम लोग फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स को बोलते हैं, ठीक है, विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, है ना, जो डायरेक्टली कंज्यूम हो, जिसमें और फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस ना किया जाए, जिसमें और कोई वैल्यू ऐड ना किया जाए। ठीक है, वो हमारा क्या होगा, फाइनल गुड्स, राइट। जैसे चाय बना लिए, ठीक है, चाय हम पी रहे हैं, तो टी जो है, जो चाय है, वो हमारा फाइनल गुड्स हुआ, क्योंकि उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। अब चाय से कुछ और नहीं ना बना रहे हैं, अगर कुछ नहीं बना रहे, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, जैसे मैं मोबाइल की बात करूं, मोबाइल बन के आ गया, राइट, हम कंज्यूमर जिसको परचेज करते हैं अपने सेल्फ यूज के लिए, वो क्या हो गया, हमारा फाइनल गुड्स हो गया, क्योंकि मोबाइल बनने के बाद और कोई वैल्यू उसमें ऐड तो नहीं कर रहे हैं, और कोई प्रोडक्शन प्रोसेस उसमें हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई गुड्स जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस आगे और फर्दर ना किया जाए, जिसको डायरेक्टली कंज्यूम किया जाए, वो फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, क्लियर। बट जब इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो कहता है ये वो गुड्स हैं जिसको डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं करते हम लोग उसके हेल्प से और आगे का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे टी बनाना है, क्या बनाना है, टी बनाना है। ठीक है,
तो टी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, राइट, है ना। तो मिल्क हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि मिल्क में अभी और वैल्यू ऐड कर रहे हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस उसमें कर रहे हैं और तब हम लोग उसको बना रहे हैं क्या, चाय को, टी को, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जिसमें अभी और प्रोडक्शन प्रोसेस होना बाकी है, जिसको भी और वैल्यू जिसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और चीज है, इंटरमीडिएट गुड्स में एक और चीज कहा जाता है, वैसे गुड्स जिसको रीसेल के लिए यूज किया जाता हो, क्या किया जाता हो, रीसेल के लिए यूज किया जाता हो, वो भी हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक कपड़ा का दुकान है, राइट, तो मैं कपड़ा होलसेल से कपड़ा खरीद के लेके आ रहा हूं, है ना। तो ये जो कपड़ा मैं खरीद के लाया, इसको फाइनल गुड्स हम नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम वो कपड़ा को यूज नहीं करने वाले हैं, कंज्यूम नहीं करने वाले हैं। हम किस लिए कपड़ा खरीदे हैं, ताकि रीसेल कर सके, किसको, कंज्यूमर को रीसेल कर सकें, ठीक है। तो ये कपड़ा जो हम खरीद रहे हैं वो हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, राइट। लेकिन अगर कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या होगा, फाइनल गुड्स उसके लिए होगा, क्योंकि वो अब डायरेक्टली कंज्यूम करने वाला है, ठीक है, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स हम लोग बोल सकते हैं जिसमें भी प्रोडक्शन प्रोसेस होना बाकी है, जिसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या फिर वैसे गुड्स जिसको रीसेल के लिए यूज किया जाता हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। नाउ देयर इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, है ना। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है भाई, मतलब फाइनल गुड्स का ही ये दोनों टाइप है ना। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है विच इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर, राइट। जैसे हम कार खरीदें, किस लिए खरीदें, अपने यूज के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो ये हमारा कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। अगर हम मार्कर खरीदें, किस लिए, अपना खुद का प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, तो ये कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक कंज्यूमर जब किसी गुड्स को परचेज करता है फॉर द सेल्फ यूज, अपने लिए कंजम्पशन करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा गुड्स जिसको परचेज किया जाता हो एज अ मशीनरी, एज एन इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स, है ना, वो कहलाएगा कैपिटल गुड्स, राइट। जैसे मैं मार्कर बनाने का मशीन खरीदा, इससे क्या हो रहा है, मैं वैल्यू जनरेट कर रहा हूं, है ना, और मार्कर बना करके, तो ये हमारा कैपिटल गुड्स होगा, है ना। अभी एक एग्जांपल मैंने दिया था, मैंने एक कार परचेज किया सेल्फ यूज के लिए, अपने लिए, खुद ट्रैवल वगैरह करने के लिए, ये हो गया कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर हम कार खरीदें और वही कार ओला में दे दें, ताकि ओला वाले चला सके उसको, जिससे हमको फायदा हो, तो वो बन जाएगा हमारा कैपिटल गुड्स। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए कैपिटल बना रहा है, वो हमारे लिए एसेट्स का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा, जब हम लोग सेल्फ यूज के लिए ले आए, जिसमें कोई अर्निंग वगैरह ना कर रहे हो, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, कोई एसेट्स नहीं बना रहे हो, तो वो कंज्यूमर गुड्स होगा। लेकिन अगर कोई गुड्स वगैरह हम ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और नए गुड्स को बना सकते हैं, मशीनरीज वगैरह, वो सारे गुड्स क्या कहलाएंगे, कैपिटल गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, राइट। नाउ अब देखिए, कंज्यूमर गुड्स, इसके भी कई टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन सा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। देखिए ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, विच इज वर्ड से क्लियर है, लॉन्ग लास्टिंग जो होता है, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर द सेवरल ईयर्स, है ना, काफी सालों तक इसका यूज कर सके, ठीक है। जैसे मैं कैमरा से शूट कर रहा हूं, ठीक है, तो कैमरा का यूज मैं अगेन एंड अगेन कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो वैसा कोई भी गुड्स विच आर यूज अगेन एंड अगेन फॉर द लॉन्ग टाइम, है ना, फॉर द सेवरल ईयर्स, देन इट इज कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स, राइट। नाउ सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिसका यूज हम लोग करते तो हैं बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लगभग 1 साल के लिए, कुछ समय तक के लिए, है ना, उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड। जैसे लाइक क्लोथ,
क्लोथ का अगेन एंड अगेन हमें बहुत साल तक तो नहीं कर सकते, 1 साल 1.5 साल 2 साल चलेगा और क्या चलेगा, है ना। तो ये गुड्स क्या कहलाएगा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, है ना। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, एक बार 2 बार यूज कीजिए खत्म, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा सेमी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। जैसे मार्कर लिए, एक बार मार्कर लिखे खत्म हो गया, खत्म कहानी। इंक लिए, इसका इंक हम लोग ले लिए, एक बार यूज कर दिए खत्म, दोबारा यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका यूज अगेन एंड अगेन ना हो वो क्या कहलाएगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, क्लियर। लास्ट सर्विसेज, सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज ऐसे जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सिंपली ऐसे गुड्स जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जो फिजिकल नहीं होता है वो सर्विसेज होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, ये एक सर्विस है ना, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। मुझे लगता है यहां तक आप लोगों का सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कृपया कर कमेंट करें ताकि मैं और बेहतर तरीके से नए वीडियो आपके बीच ला सकूं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्टॉक में कुछ और वैल्यू ऐड करना, इन शॉर्ट कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग ऑफ, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड हो गया, ये क्या हो रहा है, इसमें नए कैपिटल फॉर्म हो रहे हैं और कैपिटल ऐड हो रहे हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल में, और वैल्यू ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए 4 फ्लोर का एक बिल्डिंग है ना, मान लीजिए, क्लियर, इसमें एक फ्लोर मैंने और बना दिया, तो ये एक फ्लोर क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने वैल्यू और ऐड कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। अब समझिएगा, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। मान लीजिए मैंने एक कैमरा खरीदा है, ओल्ड कैमरा किसी से मैंने खरीद लिया, किस लिए खरीदा, ताकि वैल्यू जनरेट कर सके मेरे लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, एक आदमी के पास था, उस आदमी से नए व्यक्ति के पास बस आ गया, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स रहा ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर न्यू एसेट्स, नया कैमरा हम खरीदते हैं, दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर एन इकोनॉमी, राइट। अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, अगर पुराना बिल्डिंग आप खरीद लो, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है पहले से। अगर नया बिल्डिंग बनाते हैं, दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमी, राइट। हम लोग यहाँ पे हमेशा जब भी बात करेंगे पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। अब चलते समझते क्या है इसमें, और क्या टाइप है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो फिक्स्ड एसेट्स मैंने बनाया, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, ये क्या हुआ, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आया, क्लियर। इसके अलावा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट मैंने बनाया, है ना, वो अनसोल्ड रह गया, बच गया, या सेमी फिनिश्ड गुड है, तो वो नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के लिए, हमारे लिए तो वो कैपिटल ही है ना, हमारे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट ही है ना। हम उसको सिंपली वो बनाने के लिए नए सिरे से खर्च तो नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी वो स्टॉक के रूप में आया है इस नए फिनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो इसीलिए इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है उसको भी इन्वेस्टमेंट का रूप दिया, इन्वेस्टमेंट का नाम कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो फिक्स्ड एसेट्स होता है जनरली, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सिंपली इसको बोल सकते हैं चेंज इन स्टॉक, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, चेंज इन स्टॉक, क्या स्टॉक में चेंजेस आया हमारे पास, ठीक है। चेंज इन स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, गुड्स सर्विसेज, है ना, विच इज अवेलेबल एट द क्लोजिंग ऑफ द फिनेंशियल ईयर माइनस गुड्स विच इज अवेलेबल विच वॉज अवेलेबल एट द ओपनिंग ईयर, ठीक है, ओपनिंग अकाउंटिंग ईयर। मतलब जब कोई फिनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उस समय कितना गुड्स अभी हमारे पास है, और जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय हमारे पास पहले से कितना स्टॉक था, इन दोनों का जो चेंजेस होता है, डिफरेंस जो निकलता है, ठीक है, वो हमारा कहलाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर चेंज इन स्टॉक, राइट। इसको एक और तरीके से मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल देकर के, ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों के लिए, है ना।
जैसे मैं 2022 का फिनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, 2022, ये क्लोज कब होगा? ऑब्वियस सी बात है 31 मार्च 2022। हमारे पास इस समय 100 आइटम ऑफ, मान लीजिए, मार्कर हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। और जब इसकी शुरुआत हुआ था फिनेंशियल ईयर का, कब शुरुआत हुआ था? 1 अप्रैल 2021, है ना। मैं ये फिनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्लोज कब हुआ है? 31 मार्च 2022। इसका ओपनिंग कब हुआ था इस फिनेंशियल ईयर का? 1 अप्रैल 2021। मान लीजिए उसमें पहले से हमारा 10 मार्कर्स अनसोल्ड था, ठीक है। तो इस फिनेंशियल ईयर में एक्स्ट्रा हमारे पास कितना मार्कर ऐड हो गया? 90 हो गया ना। दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? आई थिंक इस एग्जाम्पल से तो अब क्लियर जरूर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इन्वेस्टमेंट दो टाइप के लिख सकते हैं हम लोग, क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस मतलब टोटल, जो भी हम लोग इन्वेस्ट किए उसका टोटल वैल्यू क्या है ना। जैसे मान लीजिए मैंने न्यू मार्कर खरीदा, सॉरी न्यू कैमरा खरीदा, कैमरा का एग्जांपल दे रहा हूं बार बार, समझिएगा। न्यू कैमरा अगर मैंने खरीदा जिसमें मुझे मान लीजिए 55K लगा, तो हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जब भी पूछा जाएगा तो मैं 55K ही बोलूंगा ना। लेकिन अगर नेट इन्वेस्टमेंट की बात कही जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, तो क्या बोलेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स आफ्टर द यूज ऑफ दैट एसेट्स, है ना। वियर एंड टीयर जनरली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कहता है अगर आप किसी फिजिकल एसेट्स का, कोई कैपिटल का अगेन एंड अगेन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ समय के बाद उसका वैल्यू क्या रिड्यूस हुआ, वो हमारा क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे मैंने कैमरा का एग्जांपल लिया था ना, 55K उसका ग्रॉस वैल्यू था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने किया था। अगर मान लीजिए मैं उसको बेच दिया कुछ समय के बाद, तो क्या 55K मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। मान लीजिए हमको मिला कितना, नेट रूप से कितना मिला? 30,000 मिला। कितना मिला? 30,000 मिला। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू 25,000 घट चुका है। तो जो वैल्यू घटा वही क्या कहलाएगा? हमारा डेप्रिसिएशन। क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो उस समय नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा हमारा? 30K। कैसे निकाले हम लोग? 55K का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था माइनस 25K जो है उसका डेप्रिसिएशन हुआ है, दैट बिकम 30K, है ना। दिस इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? यहां तक आपका ये सारे चीजें जो मैंने बताया मुझे लगता है क्लियर होगा। हाँ, तो अब आगे देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स से बार बार आपको होगा, है ना। अगर हम स्टॉक की बात करें तो कहता है स्टॉक का मतलब होता है एनी वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलता है? जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करें, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2020 में आपके पास कितना वेल्थ था, कितना कैपिटल आपके पास था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बात कर रहा हूं ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं 5 जून 2020 को आप कितना एक्सपेंस किए थे, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जो फिक्स, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, मतलब फिक्स डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है। कैपिटल आपके पास क्या है? वो फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली मुंबई के बीच में क्या डिस्टेंस है? एक पर्टिकुलर फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? जो डिस्टेंस होगा हमेशा एक ही जैसा डिस्टेंस रहेगा ना, चेंज तो नहीं होते रहेगा, ठीक है।
तो वो क्या होगा, आपका स्टॉक हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल। वाटर इन अ टैंक, टैंक में वाटर कितना रह सकता है, वो हमेशा फिक्स रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 1000 लीटर का टैंक है, कभी 1200 लीटर पानी ले लिया, कभी 800 लीटर पानी ले लिया, कभी 1000 लीटर ले लिया, नहीं। वो हमेशा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करेंगे तो वो 1000 लीटर ही आपको मिलेगा, ठीक है। बट जब फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो क्या होता है, विच अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। किसकी बात करेंगे, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं 2010 से लेकर के 2020 तक आपने कितना कैपिटल बनाया, है ना, आपने कितना कैपिटल फॉर्म किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फ्लो कहलाएगा, राइट। जैसे इनकम की बात कर रहे हैं, वो हमेशा चेंजिंग नेचर का होता है ना। एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 1st to 30th को किसी भी मंथ का डेट हो तो उतना दिन में आप कितना इनकम अर्न किए हो, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा, राइट। आपने क्या कैपिटल फॉर्म किया है, कैपिटल आपने क्या बनाया, कब से, 2010 से 20 तक, मान लो कोई भी आप ले सकते हैं टाइम डायमेंशन, है ना। आपने कितना कैपिटल बनाया है, ये क्या कहलाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। वहीं अगर हम बोले स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, जो कार का स्पीड होता है दिल्ली से मुंबई जा रहा है, ठीक है, तो एक जैसा गति से तो जाएगा नहीं, अलग अलग पीरियड में जो गाड़ी का स्पीड होगा वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, हमको फ्लो में आ जाएंगे। वर्ड से क्लियर है, फ्लो जो चेंजिंग नेचर का होता है, जिसमें चेंजेस देखने को मिलता है। स्टॉक जो फिक्स होता है, जिसमें चेंजेस जनरली देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है। अब आगे कहता है जो हमारा फ्लो है, फ्लो 2 टाइप के होते हैं, क्या, मनी फ्लो और रियल फ्लो, है ना। जब हम लोग फ्लो की बात करें मनी के टर्म में, मॉनेटरी टर्म में, किस टर्म में, मॉनेटरी टर्म में, तो वो हमारा कहलाएगा मनी फ्लो। लाइक अर्निंग फ्रॉम 2010 to 20, क्या कहलाएगा हमारा, ये मनी फ्लो कहलाएगा। चूंकि सब मनी की बात कर रहे हैं ना, इनकम क्या अर्न की है, मनी की मॉनेटरी टर्म में मेजर कर रहे हैं, एक्सपेंसेस क्या किए हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, मनी फ्लो, राइट। अब रियल फ्लो की क्या बात होती है भाई, जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो की बात करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रियल फ्लो। जैसे मैं बोल रहा हूं 2010 से लेकर 20 के बीच में मैंने कितना मार्कर बेचा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रियल फ्लो कहलाएगा, चूंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं, यहां मॉनेटरी टर्म में वैल्यू नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट स्टॉक एंड फ्लो। मुझे लगता है यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बस शॉर्ट में याद रखिएगा, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, फिक्स नेचर का जो होता है। फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करें जो वेरिएबल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये मतलब जो चेंजिंग नेचर का होता है वो हमारा कहलाएगा फ्लो। क्लियर है। तो ये था आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके मीनिंग, इंट्रोडक्शन वगैरह इस वीडियो में आज मैंने बता दिया। अब आगे मैं बताने वाला हूं आप लोगों को क्या, अब आपको आगे बताऊंगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो कृपया करके कनेक्टेड रहिए, है ना, कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।